सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। मंजिल एक है और राहें जुदा जुदा। चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, मुल्क की तमाम सियासी जमातें इस वक्त इंतखाबात में शफाफियत की बात करती हैं। मगर फिर मसला कहाँ है? मसला वहाँ पैदा होता है जहाँ एक दूसरे को एतमाद में नहीं लिया जाता, तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए जाते, इक़्तिदार की मजबूरियाँ आड़े आ जाती हैं। हर जमात सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना चाहती है। आईनी इदारों के सरबराहान के सामने उनके इदारों की तजलील की जाती है, उन्हें धमकियाँ दी जाती हैं और उन्हीं पर अदम एतमाद किया जाता है, उन पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। फिर इससे मसाइल पैदा होते हैं। अवाम में मुक़द्दस ऐवान में बैठे सियासतदानों का मनफी तासुर जाता है, अदम एतमादी बढ़ती है, सियासी जमातों, सियासी रहनुमाओं और उनके कायदीन का मोराल भी डाउन हो जाता है। आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ जहाँ सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपना चौथा खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात ज़रूरी हैं और EVM से मुतालिक भी उन्होंने बड़ी बातें की। कहा कि सियासी फुटबॉल इसको ना बनाया जाए। क्या बातें EVM से मुतालिक उन्होंने की, ज़रा ये देखिए। इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरत है, मगर इस तरह से नहीं होंगी जिस तरह से यहाँ शोर शराबे की महफिल चलती रहती है। EVM एक अहम आला-ए-कार है जिससे न सिर्फ इंतखाबात में शफाफियत आएगी और नताइज का बर वक्त पता चलेगा। 50-60 साल से हम कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करते हैं और ये अफसोस की बात है कि लोग कहें जी कैलकुलेटर पर भी भरोसा नहीं हमको। एक काउंटर है, सीधा साधा वोट भी है, काउंटर भी है। तो लिहाजा मैं दरख्वास्त कर रहा हूं कि इसको सियासी फुटबॉल ना बनाया जाए। तो सदर साहब को EVM की बहुत सारी खसूसियात पता हैं, मगर सियासी मंजरनामा और हक़ाइक़ ये बताते हैं कि इस सियासी फुटबॉल को सबसे ज़्यादा किक्स हुकूमती वज़रा ही मार रहे हैं और अपोजिशन से तवक्को ये रखते हैं कि वो इसका दिफा भी ना करें। आज के इजलास में अपोजिशन ने शोर शराबा भी किया, सदर पाकिस्तान के खिताब को नज़रअंदाज भी किया, वहाँ से चले गए। लेकिन अपोजिशन के जाते जाते आरिफ अलवी ने उनको क्या पैगाम दिया, ज़रा वो भी सुन लीजिए। बातें सुन लेंगे तो समझ में भी आ जाएंगी, दिल और दिमाग में उतर जाएंगी, अकल में आ जाएंगी। करप्शन के नासूर और माजी की गलत तरजीहात की वजह से हम न सिर्फ तरक्की से महरूम रहे, मेरिट की परवाह नहीं की। नतीजा ये हुआ कि गवर्नेंस कमजोर हुआ और ब्रेन ड्रेन का भी सामना करना पड़ा। तो सदर पाकिस्तान जो बता रहे थे कि हमारा मुल्क एक बेहतर सिमत में गामज़न है, उन्होंने अपने खिताब में हमारी कौम से मुतालिक एक अहम बात भी की और वो बात उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। मैं बताना चाहता हूं कि कर्ज की स्कीमें तो मौजूद हैं, बड़ी अहम बात कर रहा हूं, जरा सा सोचने की बात है। कर्ज की स्कीमें तो मौजूद हैं, मगर मुनासिब आगाही न होने की वजह से, जहालत की वजह से कर्ज लेने वालों की तादाद बहुत कम है। तो अब सदर साहब की बात सुनकर एक आम आदमी ये ज़रूर सोचने पर मजबूर होता है, जो मुनासिब आगाही और जहालत की वजह से कर्ज नहीं ले पा रहा, उस आम आदमी और उसके मुंतखब नुमाइंदों से हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इम्प्लीमेंट होने की तवक्को कर रही है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को अपोजिशन जमातें उन्होंने नज़रअंदाज किया और सदर पाकिस्तान के खिताब के बावजूद अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर बैठे सहाफ़ियों के एहतजाज को तरजीह दी, जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के खुद साख्ता बनाए हुए बिल और उस पर तहफ़्फ़ुज़ात ने सहाफ़ियों को इस हद तक मजबूर कर दिया। ये बिल आखिर है क्या? फवाद चौधरी इसके ज़रिए क्या करना चाहते हैं और इससे सबसे ज़्यादा कौन मुतासिर होगा, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। पार्लियामेंट के आज के मुश्तरका इजलास से एक और अहम इजलास मौखर हुआ और वो इजलास था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, क्योंकि हुकूमती वज़रा की जानिब से संगीन इल्ज़ामात के बाद अवामी हल्कों, मीडिया और सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का इजहार किया जा रहा था। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट देने की सहूलत के हवाले से तकनीकी तौर पर आगाह नहीं किया जा रहा? क्या EVM फुल प्रूफ है? इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो 37 एतराज़ात सामने आए, उसके बाद क्या इलेक्शन खतरा मोल लेगा? मशीनों का इस्तेमाल क्या काबिल अमल है? क्या ये मशीनें काबिल भरोसा हैं और काबिल एतमाद होंगी? और क्या इससे इंतखाबी फ्रॉड को रोकने में आसानी हो सकेगी और मुश्किलात में कितनी कमी आ सकेगी? ये तमाम सवालात हैं जिनके जवाब आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। अब्दुल कादिर मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, अली गौर बलोच साहब मुस्लिम लीग नून से और सीनियर इनके पर्सन सीनियर सहाफ़ी अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ ज़रा पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी
के ख़िलाफ़ जो सहाफ़ियों का एहतजाज है उससे करते हैं। अमीर, आप आज तमाम दिन इस एहतजाज में मौजूद रहे, वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब आए, मौलाना फजल रहमान आए, बिलावल भुट्टो जरदारी आए। इस बिल से सहाफ़ियों को क्या बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ात हैं? बहुत शुक्रिया अरबाब। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सहाफ़ियों को ये मालूम ही नहीं है कि इस बिल में क्या है, और हुकूमत ने इसके अंदर एक ऐसा इबाहम कायम कर रखा है कि हुकूमत उस बिल को बाकायदा तौर पर ऑफिशियली सहाफ़ियों तक पहुंचाने में नाकाम रही है। एक ड्राफ्ट जो सोशल मीडिया पे या मुख्तलिफ लोगों तक पहुंचा इस बिल से मुताल्लिक, उस ड्राफ्ट के बारे में गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसको डिसोन कर देंगे, हमारा ड्राफ्ट नहीं है। तो भाई, अगर आपका ये ड्राफ्ट नहीं है तो जो ड्राफ्ट आपका है आप वो पहुंचा दें सहाफ़ियों तक। आखिर पता तो चले कि उस ड्राफ्ट के अंदर आप जो ये दावा कर रहे हैं कि ये सहाफ़ियों यानी हुकूमत मुसलसल इस बिल के दिफा में दो बातें कर रही। एक तो ये कि सहाफ़ियों को चूंकि तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, सहाफ़ियों की जॉब सिक्योरिटी के मसाइल हैं, मीडिया मालिकान उनके साथ जुल्म करते हैं, लिहाजा हम ये बिल ला रहे हैं ताकि उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। भाई, अगर आप इतने संजीदा हैं सहाफ़ियों के बारे में, इतने मुखलिस हैं, इतना दर्द है अगर आपके दिल में, तो ये फ्लोट कर देना। मैं भी एक छोटा सा सहाफ़ी हूँ, आप भी सहाफ़ी हैं। आज हम सारा दिन यहाँ पर है, सैकड़ों सहाफ़ी यहाँ पे मौजूद थे पूरे पाकिस्तान से, किसी के पास वो बिल नहीं था। तो अगर ये इतना फायदेमंद है और हमारे लिए है तो आखिर हम तक पहुंचाया भी तो जाए। तो अमीर, ये क्यों फवाद चौधरी साहब इसको क्यों शेयर नहीं कर रहे? वो कुछ प्रोग्राम्स में कुछ बातें करते हैं, दूसरे प्रोग्राम्स में आके वो इसी मुसव्वदे से मुतालिक दूसरी बातें बताते हैं, लेकिन फिर सहाफ़ियों से क्यों शेयर नहीं कर रहे? अभी वो इंफॉर्मेशन वजारत इत्तलात में वापस आए हैं, तो क्या इसी मकसद के लिए आए थे? ये बिल इन्होंने बना लिया है, कहीं इनको कोई रोकने टोकने वाला या उस पर वजाहत तलब करने वाला है नहीं कि करने क्या जा रहे हैं? कि जहाँ तक ये बात है ना अरबाब की, वो शेयर क्यों नहीं कर रहे? वो ये दावा करते हैं कि हमने कुछ यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साथ इसको शेयर किया है और वो हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं और वो इस पर अपना एतमाद जाहिर कर चुके हैं। आज यहाँ पे एक बड़ी तादाद सहाफ़ियों की मौजूद थी, पूरे पाकिस्तान से मैं आपको बता रहा हूँ सहाफ़ी मौजूद थे, हर कैटेगरी के सहाफ़ी मौजूद थे, रिपोर्टर्स, एंकर्स, एडिटर्स, डायरेक्टर न्यूज, डायरेक्टर प्रोग्रामिंग, टेक्निकल स्टाफ, किसी को भी एतमाद नहीं है इनके बिल के ऊपर। अच्छा, यहाँ इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब है, वैसे तो ये हमारे सारे सियासतदान जो है वो इस नेशनल प्रेस क्लब को इस्तेमाल करते हैं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, भड़ास निकालते रहे एक दूसरे के खिलाफ। आप आए फवाद चौधरी, इसी नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में आ जाते, आपकी कराची प्रेस क्लब में आ जाते, उस मुसव्वदे को साथ लेकर आते, रखते वहां पे सामने और बाद में तकसीम करते। जब ये हुकूमत अपने तशहीरी प्रोग्राम करती है, जब ये हुकूमत अपनी कारकर्दगी पर प्रोग्राम करती है, तो उसके किताबचे छापे जाते हैं। तकरीब के बाद वो किताबचे उस तकरीब के शुरका में तकसीम किए जाते हैं। या आपको तकलीफ हो रही है कि आप इसको तकसीम नहीं कर रहे हैं? कुछ बातें इस ड्राफ्ट से मुतालिक ये जो सहाफ़ी आज एहतजाज कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? कुछ चीजें सामने आई हैं ऐसी इस मुसव्वदे से मुतालिक, जिनके ऊपर हमें शायबा ये है कि ये उस मुसव्वदे में शामिल है। अब हुकूमत उसके ऊपर ना बाकायदा तौर पर तायद कर रही है, ना तरदीद कर रही है। मसलन एक तो ये कि जुर्माना जो है वो 10 करोड़ से लेके 25 करोड़ तक होगा फेक न्यूज के ऊपर। बिल्कुल। अरबाब, इस मुल्क में अगर आप किसी का कत्ल कर दें खुदा न खास्ता, तो उसके खून बहा की कीमत 10 करोड़ या 25 करोड़ नहीं। इस मुल्क में आप ये कादिर मंदो खेल साहब आपके साथ वकील बैठे हुए, आप इस मुल्क में बड़े से बड़े जुर्म की फहरिस्त बना लें और आप कानून उठा के ये फेक न्यूज की डेफिनेशन करेगा कौन? फवाद चौधरी के नजदीक इसकी डेफिनेशन अलग होगी, आपके नजदीक अलग होगी, हो सकता है मंदू खेल साहब, अली गौर बलोच साहब के नजर में अलग हो। ये तो अपनी मर्जी का केस किसी पर भी बना सकेंगे, फिर आप उसको हाई कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते। देखिए, हाई कोर्ट तो खत्म कर देना, ये भी बहुत दिलचस्प बात है कि इसके अंदर हाई कोर्ट नहीं है। ये जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बन रही है, इसमें हाई कोर्ट की टियर खत्म कर दी है। इसमें एक ट्राइब्यूनल है, जिस ट्राइब्यूनल में रिटायर्ड जज या जज बनने की अहलियत का हामिल शख्स बैठ सकेगा। फिर उसका एक एपलेट ट्राइब्यूनल है, और जो हाई कोर्ट की टियर है वो खत्म कर दी है। देखिए, हाई कोर्ट की वो टियर है जहां पे जाके साफियों को इंसाफ मिलता है, ये किसी भी शख्स को इंसाफ। ठीक है, तो अमीर चले मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ कि अब ये ज़ाहिर है ये एहतजाज किस तरह से ये चलता रहेगा। अली गौर बलोच साहब से भी ज़रा इस पर राय। अली गौर साहब, ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब भी आज पहुँचे, सहाफ़ियों से सारे एकजहती उन्होंने किया। अब अगर हुकूमत पार्लियामेंट में बिल लाती है तो अक्सरियत तो उनके पास मौजूद है, किस तरह से रोकेंगे आप उनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये है कि आज जो कुछ हुआ पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हमने नेशनल असम्बली में देखा, मार्शल लॉज भी आए,
लेकिन यकीनी तौर पर ये जो सिविल मार्शल लॉ लगा हुआ है, ये जो पिछले मार्शल लॉ थे, ये उनके भी रिकॉर्ड तोड़ गया है। और कौमी असम्बली के दरवाजे, प्रेस गैलरी जो है पहली दफ़ा सहाफ़ियों के लिए बंद की गई और उसको ताले लगाए गए। क्योंकि ये सारे काम होते हैं कि अगर इंसान की नीयत दुरुस्त हो तो फिर बंदा सोचता है कि ये किस नीयत से काम किया जा रहा है। क्योंकि इस हुकूमत का हर काम बदनीति पर मबनी है। मादरत के साथ ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है और जिस तरह से ये इलेक्ट हुई है वो किसी से हुआ नहीं है। तो ये बिल भी जो लाया जा रहा है, इसको सहाफ़ियों को नाम बताना भी एक बददयानती और बदनीति पर मबनी एक फेल है। और दूसरी बात यह है कि आप सहाफ़ियों के बारे में कानून साजी तो कर रहे हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस तो पहले भी चल रही है। मतलब है कि कानून साजी नहीं भी हुई तो फिर भी काम हो रहे हैं। मतलब है कि सहाफ़ियों को उठाया जाता है, सहाफ़ियों को धमकियाँ दी जाती हैं, सहाफ़ियों को गोलियाँ मारी जाती हैं, सहाफ़ियों को शादी के महफ़िलों में जो है वज़रा जाते हैं और थप्पड़ रसीद कर देते हैं। सहाफ़ियों के टॉक शोज़ में लोग इनके वज़रा जाते हैं और डाइस के और टेबल के ऊपर जो जूते रख देते हैं। मतलब ये है कि ये हुकूमत अगर अवाम की नुमाइंदा हुकूमत होती तो इनको पता चलता कि सहाफ़ी बरादरी के साथ क्या सलूक करना है, अपोजिशन को के साथ किस तरह से मशावरत करनी है, मुल्क को किस तरह से चलाना है। कश्मीर का इशू हो वज़ीर आज़म असम्बली से गायब, फ़लस्तीन का इशू हो वज़ीर आज़म असम्बली से गायब, कोरोना का पेंडेमिक हो वज़ीर आज़म असम्बली से। अली गौर साहब, आज मकसद ये है कि सदर मुमलिकत जब खिताब कर रहे थे, वज़ीर आज़म भी वहाँ मौजूद थे। आज तो फिर आप लोगों ने बाइकआउट किया ना। आज वज़ीर आज़म की मौजूदगी में आप लोग रहते असम्बली में? देखें, हमारी बाइकआउट करने की 2-3 वजूहत थी। देखें, बुनियादी तौर पर तो ये है कि वहाँ पर आपने देखा कि मैं भी उधर, अमीर अब्बास साहब भी बता रहे हैं, मैं भी उधर मौजूद था और बेशुमार सारे पॉलिटिशियन, अपोजिशन के सारे लीडर आए। हम अपना शहबाज शरीफ साहब भी उधर जो है वो तशरीफ़ लेकर गए। तो बात यह है कि एक तो सहाफ़ियों के ऊपर जो है वो असम्बली के जो जब दरवाजे बंद किए गए तो हमने वो मतलब है कि अपने प्ले कार्ड पर भी जो इस काले कानून के बारे में और सहाफ़ियों का जो बाइकाट मतलब है कि वो जो सहाफ़ियों के दरवाजे बंद किए गए कौमी असम्बली के सहाफ़ियों पर, तो उस पर भी हमने एहतजाज किया। और उसके बाद काफ़ी देर प्रोटेस्ट करने के बाद हम असम्बली के अंदर रहे और फिर इस सिलेक्टेड हुकूमत की वही रट के आप AVM मशीन लेकर आएँ। उसके साथ ये है कि सहाफ़ियों के ऊपर पाबंदियाँ लगा दें। अगर इनकी नीयत इतनी दुरुस्त थी तो वो मुसव्वदा कानून जो है वो इन्होंने क्यों नहीं सहाफ़ियों में तकसीम किया? वो स्टेक होल्डर्स हैं, अपोजिशन को दें, असम्बली में उसको पहले लेकर आएँ और उस पर डिबेट करें, असम्बली के फोरम में डिस्कस करें। उससे पहले अपोजिशन के लेवल के ऊपर पार्लिमानी पार्टीज हैं, उधर बैठ कर डिस्कस करें। तो मकसद ये है कि अगर ये कानून साजी होना ना होना तो एक अलग बात है, लेकिन सूरत हाल ये है कि देखें, क्रिटिक्स तो किसी भी जमहूरियत का हुसन होती है। आज आप देख लें कि लोग ट्वीट करते हैं तो उनको धर लिया जाता है, लोग हक के ऊपर साफ़ी बात करते हैं तो उनको धर लिया जाता है। उन चीज़ों की कहाँ कानून साजी हुई है? किसी को शुमाली इलाका जात की सैर का कहकर तीसरे चौथे दिन छोड़ दिया जाता है। तो मकसद ये है कि आप आवाम से वोट का हक पहले भी छीनना है आपने, और 2023 के इलेक्शन में आप इस AVM मशीन के जरिए जो वाला डिब्बा है उसके जरिए छीनना इलेक्शन की शफाफियत का भी फिर कोई तो तरीकाकार तय करना है। आज सदर साहब जब खिताब कर रहे थे, अब्दुल कादिर मंदुखेल साहब, तो वो EVM को एक सिंपल कैलकुलेटर कह रहे हैं। अगर ये मशीन इतनी सिंपल है तो फिर ये अपोजिशन जमातों की समझ में क्यों नहीं आ रही है? मंदुखेल साहब, आपका माइक अनम्यूट कर दीजिएगा। आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है। पढ़ के सुना और फिर इसको ये भी नहीं पता था, अपनी तकरीर भी ये फरमा रहे हैं कि मैंने प्रेस का शुक्रिया अदा कर जब पहले में देखा। अब एक सदर पाकिस्तान की नहीं पता कि प्रेस पाबंदी थी। आज अलीगढ़ हमारे साथ थे, वो लिफ्ट के ऊपर जा रहे थे असम्बली के इजलास में, तो साथ वहाँ गेट पे इजाज कर रहे थे कि भाई हमारी बंद है। और हम MLA हम आए में जो बार में तो बैठे
असम्बली के अंदर भी हम उसकी एहतजाज बैठे। मधुकर साहब रिकनेक्ट करते हैं आपको। मधुकर साहब इंटरनेट कनेक्शन की वजह से आपकी आवाज़ चूंकि आप स्काइप में सही तौर पर आ नहीं रही। सदर साहब ये बता रहे हैं कि तो एक सिंपल कैलकुलेटर है और इससे निज़ाम में ईवीएम से बड़ी शफाफियत आ जाएगी, तमाम जमातों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन को लेकर वो दूर हो जाएंगे। फिर ये इस पॉइंट पर अपोजिशन क्यों बैठ नहीं रही है और इस मसले का कोई हल क्यों नहीं निकल पा रहा है? ये बड़ा एक मौजू बन गया है ईवीएम। अगर मुझे आप इजाजत दें अरबाब, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो ये इन्होंने सजाएं रखी हैं सहाफियों को इनके बकौल फेक फैलाने पर, तो मैं ये कह रहा था कि इस मुल्क में बड़े से बड़ा जुर्म भी अगर आप उठा के देख लें उसकी सजा भी 10 करोड़ या 25 करोड़ नहीं। अगर आप किसी का कत्ल भी कर दें तो उसकी खूब हाँ जो है वो नहीं लिया जाता 10 करोड़ या 25 करोड़ हुकूमत की तरफ से या कानून की तरफ से। आप फेक न्यूज गलत चीज है, नहीं फैलानी चाहिए, काबिल जुर्म होना चाहिए उसको। अगर कोई गलत कर रहा है, गलत झूठी खबरें फैला रहा है, आप पकड़े उसको, सजा दें। लेकिन अगर आप 10 करोड़ 25 करोड़ की सजाएं रखेंगे, इसका मतलब है कि आप सहाफत के लिए, आजादी राय के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट को किल कर रहे हैं। कंड्यूसिव और फिर अमीर, ये फवाद चौधरी साहब की जानिब से जो सजाएं रखी गई हैं ये हैं भी तो सिर्फ ये मीडिया पर्सन्स के लिए। ये अक्सर फेक न्यूज़ जो सियासतदानों की तरफ से फ्लोट की जाती हैं उनके लिए तो उन्होंने कोई सजा तजवीज़ नहीं की है। एग्जैक्टली, खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने क्या कुछ नहीं कहा शहबाज शरीफ साहब के बारे में, खुद प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं कहा और सियासी शख्सियत के बारे में, अपने मुखालफों के बारे में कैसे कैसे उन्होंने इल्जाम लगाए हैं और अभी तक वो तो पेश भी नहीं हुए। बहुत सारे इल्जाम में वो अदालतों में पेश भी नहीं होते इमरान खान साहब, वो बाईपास कर देते हैं उस पूरे निजाम को। तो अब आप रखें सजा, लेकिन आप सजा का मतलब होता है किसी की इस्लाह करना। सजा का मतलब ये जो 10 करोड़ 25 करोड़ की सजा है, यार मैं अगर आज अरबाब मुझसे अपने प्रोग्राम में या आपसे अपने प्रोग्राम के अंदर अगर कोई गलत बात हो जाए, हम भी तो गलती के पुतले, हमसे गलती हो सकती है। अगर मुझसे कोई गलत बात हो जाए, मैं 10 करोड़ रुपए कहां से लाके दूंगा? बिल्कुल, मैं तो अपना सब कुछ भी बेच दूंगा तो आपको 10 करोड़ नहीं दे सकता। ये 25 करोड़ कौन आपको देगा हुकूमत को जुर्माना? इसका मतलब ये है कि आप मेरा गला, मेरा टेंट में दबाना चाहते हैं। आप मुझे ये डरा रहे हैं कि अपने मुंह से एक एक लफ्ज भी निकालते वक्त 1000 बार सोचो, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत है। एक कोई टास्क पूरा कर रहे हैं, इसका मतलब फवाद चौधरी कुछ लोगों को टारगेट किया हुआ है उन्होंने कि फिर जाहिर है फेक न्यूज़ के चक्कर में लोगों को फंसाकर और इस फील्ड से आउट करने का प्रोग्राम है। देखिए ना, जारी बात है, बात तो ऐसी समझ आती है ना, क्योंकि इस वक्त देखें ना, इमरान खान के लिए खतरा है हुकूमत, ऑपोजिशन, नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना, इनमें से कोई खतरा नहीं है इमरान खान के लिए। इमरान खान के लिए सबसे बड़ा खतरा है आज़ाद मीडिया, क्योंकि जो कुछ शहबाज शरीफ ने कहना है इमरान खान के खिलाफ वो आज़ाद मीडिया के थ्रू कहेगा। जो कुछ बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहना है वो आज़ाद मीडिया के थ्रू कहा जाएगा। जो किसी और ने, अवाम ने तनकीद करनी है वो आज़ाद मीडिया के जरिए से होगी। जो तबसरे, तज्जिए, हुकूमत की कारकर्दगी, कल जो इनकी गुड गवर्नेंस का कल जो जनाजा निकला ये कैंटोनमेंट के इलेक्शन के अंदर, आप देखिए पूरे पंजाब के अंदर ये पार्टी पिट गई है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये मुश्किल से जो है ये इनकी लीड बनी है। लेकिन अमीर अब्बास, उस पे फवाद चौधरी का बयान आपने सुना था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को तो क्लीन स्वीप कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो इन इलेक्शंस के बाद उनका बयान चल रहा है। वो तो टोटल सीट्स की बात कर रहे हैं ना, वो टोटल सीट्स की, और वो जो टोटल सीट्स में भी मार्जिन बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि 30-40% की लीड से तहरीक इंसाफ ने नून लीग और बाकी जमातों को हराया है। सिटिंग गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, मरकज में, बलूचिस्तान में इत्तेहादी हुकूमत है। 3/4 हुकूमत है इमरान खान की, 75% मुल्क पर हुकूमत है इमरान खान की। अगर 75% मुल्क में से आप यार 15-20% की लीड से अगर आप जीतने किसी से, ये फख्र का मुकाम है कि शर्म का मुकाम है? और जब आप ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में इससे कोई अच्छी हुकूमत नहीं आई है, उस्मान बुज़दार को आप वसीम अकरम प्लस इससे अच्छा तो कंटोनमेंट इलेक्शन के नतीजे में ब्रेक के बाद मुझे जरा डिटेल में बात करनी है। जरा अली गौर साहब से, ये अभी जो ईवीएम वाला मामला है और फिर ये सहाफ़ियों के खिलाफ बिल वाला जो मामला है, अली गौर साहब ये हुकूमत तो आई ही, बड़ा मीडिया को क्रेडिट देते हैं, खुद इमरान खान साहब भी, फवाद चौधरी साहब भी, लातादाद उनके इंटरव्यूज़, टॉक शोज़ में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में ये बातें की गई हैं कि मीडिया की वजह से हम हुकूमत में आने में कामयाब हुए हैं। 2014 से 2018 तक किस तरह से मीडिया ने इनको कवरेज दिया, अभी क्यों इतना इनसिक्योर, अनसेफ फील कर रहे हैं इस मीडिया से? देखें, गुजारी ये है कि इमरान खान ने बहुत कोशिश की। आपको पता है कि 2013 का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, उसमें भी नाकाम हुए, और उसके बाद ये अपने आप को मतलब है कि वो सेफ जोन में नहीं समझते थे, और ये सब इनको बड़ा पता था कि जब मुस्लिम लीग नून ने डिलीवर किया और पाकिस्तान मुआशी तौर पर इस्तेहकाम का शिकार हुआ, तो ये भी उन का आला कार बन गए, उन मुक़्तदर हलकों का जो पाकिस्तान की सियासत पर भी असरअंदाज होते हैं और पाकिस्तान की मईशत पर भी असरअंदाज होते हैं। यही वजह है कि आज अगर इन्हें
2023 के इलेक्शन में आवाम के पास जाते हुए खौफ महसूस हो रहा है। जिस तरह से कि आपने ये कंटोनमेंट के इलेक्शन में देखा कि पंजाब में किस तरह बहुत बुरी तरह पिटे और बाई एंड लार्ज भी ये पिटे ही हैं, तो मकसद ये है कि आप देख लें कि इसके बाद ये हालात हैं। ये तो अभी वो इलेक्शन है जो कंटोनमेंट एरिया में हुए हैं और लोगों ने इस पर कैसी कैसी ट्वीट्स की हैं और किस किस तरह से की हैं, वो फिर मीडिया पर बात होगी तो शायद आपके प्रोग्राम को भी खतरा लाहक हो जाए। मकसद ये है अभी तो बिल ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, बदनीति पर मबनी हर कदम उठाते हैं। 2023 का इलेक्शन जो है वो इस ईवीएम मशीन के जरिए चुराना चाहते हैं। अलीगौर साहब आपकी इजाजत से मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर रोकूंगा क्योंकि थोड़ी देर बाद ब्रेक है और ब्रेक से पहले मंदू खेल साहब को मौका देना चाह रहा हूँ, उनका कनेक्शन मुनक़ता हो गया था। मंदू खेल साहब, ये कंटोनमेंट इलेक्शंस पर तो जरा आगे चलकर बात करते हैं। ये ईवीएम वाले मामले पर क्यों अपोजिशन हुकूमत में कोई कंसल्टेशन नहीं हो पा रही है? देखिए, जब वो हुकूमत ये कहती है कि हमने हर हालत में इस ईवीएम सिस्टम को हमने लागू करना है, जब हुकूमत इस बात से बजिद है कि हुकूमत का अपना जो इंडिपेंडेंट अदारा जिसे ये कहता है इलेक्शन कमीशन, वो उसको मुस्तरद कर चुकी है, 37 एतराज़ात इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर लगा चुकी है, मगर उसके बावजूद उनकी IT के वजीर बड़े दड़ेले से कहते हैं कि हमने तो उसको करना है। अरे बाबा, आपको ये नहीं पता कि इलेक्शन आपने नहीं कराना है, इलेक्शन कमीशन ने कराना है। आपने अगर खुशकिस्मती से आइंदा 2 साल भी पूरे कर दिए तो उसे 3 महीने पहले केयर टेकर गवर्नमेंट आएगा और केयर टेकर गवर्नमेंट भी उसको मॉनिटर करेगा। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन ने। तो जब एक हुकूमत की इतनी सोच है और धांधली का पहले से प्लान है और फिर उसके बाद आप ये सोच लो कि आइंदा इलेक्शन शफाफ कैसे हो सकता है, और फिर ये जो इसने डबल लेके घूम रहे जिसको ये ईवीएम कहते हैं, ये इस डब्बे से पहले हम जो आरटीएस सिस्टम भी 2018 में देख चुके हैं कि आरटीएस सिस्टम इनका बैठ के और किस तरह से मंदू साहब आरटीएस फेल, अब ये इस मशीन पर आप लोग नहीं एक हो पा रहे, तो फिर हल क्या है इसका? क्या बिल्कुल इसको मैनुअल कर दिया जाए? अरबाब जहांगीर साहब सुन ले, हल ये है कि ये अपनी जो ये मनमानी है, ये जबरदस्ती, ये जो भी अल्फाज इसके लिए अदा मैं करूं, वो उसके हटके अपोजिशन के साथ रब्ते करें, ये बताएं कि इलेक्शन के में प्रिजाइडिंग अफसरान क्या होना चाहिए। जो इससे पहले जरदारी साहब फरमाते थे कि आरोज का इलेक्शन है, ये बैलेट पेपर के ऊपर डिस्कस करे। ये वो जो स्याही जो जाली मंदू साहब, ये अगर इस तरीकेकार पर जाएं तो अभी जब आप इलेक्शन जीते तो आपके साथ दूसरी अपोजिशन जमात ने आप पर इल्जाम लगाया, नून लीग ने इल्जाम लगाया कि आप धांधली करके जीते। देखिए, नून लीग का जो इल्जाम है वो तो आपके सामने की हवा की बात है कि उनको एक खतरा था, एक खदशा था कि पीपल्स पार्टी कैसे जीती है, और नून लीग ने जो इस्माइल ने जो मेरे खिलाफ केस दाखिल किए, उस केस को दोबारा ये पलट के लिए गया है और उस केस को असल इलेक्शन नहीं बल्कि जो रिकाउंटिंग मेरे हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने मेरे साथ ज्यादती की, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जो 250 वोट से हारे उनका रिकाउंटिंग नहीं की, यहाँ उन्हें 600-700 वोट के ऊपर रिकाउंटिंग थोड़ी देती है, जो यकीनन मैं समझ रहा हूँ ज्यादती है। इनके एहतियाती जेडीए के जो वजीर इस वक्त फैबिदा मिर्जा साहबा, वो 900 वोट से जीती है और 12,284 वोट उनके रिजेक्ट हो चुका है। तो आप ये समझ लो कि आप मदीना मोहरा की अदालत। ठीक है, चलिए मंदू साहब एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो एक कंटोनमेंट जो इंतखाबात हुए हैं, जरा इस पर बात करते हैं कि ये क्या 2023 के जनरल इलेक्शंस के ट्रेंड के तौर पर इसको लिया जा सकता है कि तमाम सियासी जमातों की मकबूलियत अवाम में कम हो रही है। एक ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और कंटोनमेंट इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी जो नताइज सामने आए उसमें पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे ज़्यादा नशस्तें तो हासिल की और चारों सूबों में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नशस्तें हासिल करने में कामयाब रही। बलूचिस्तान से भी 2 नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती, तो वो वाहिद जमात रही जो कि मुल्क के चारों सूबों में किसी न किसी सीट को जीतने में कामयाब रही। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून 3 सूबों में सीटें लेने में कामयाब रहीं, लेकिन बलूचिस्तान में ये सीटें लेने में कामयाब नहीं हुई। इस तरह पीपल्स पार्टी को पंजाब में सीटें बहुत ही कम मिल सकी हैं। इस तरह नून लीग ने सिंध में कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दी है। तो ओवरऑल इस वक्त क्या इसकी सूरत हाल रही है और क्या 2023 के जो इलेक्शंस हैं, इस इलेक्शन को, इस ट्रेंड को क्या 2023 के लिए बात की जा सकती है कि 23 में भी आवाम का रुझान इसी तरह का होगा जिस तरह इस तरह मिला जुला ये रिज़ल्ट देखने में आया है? तो अली गौर बलोच साहब, ये सिंध में आपकी जमात बिल्कुल
इस सीटें जीतने में नहीं कामयाब रही, तवज्जो आपकी सिंध पे कभी रही भी नहीं। पंजाब में को कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पिछाड़ दिया बुरी तरह, लेकिन क्या सिंध आपका फ्यूचर प्लान्स में शामिल नहीं है? नहीं, बिल्कुल सिंध हमारे फ्यूचर प्लान में बिल्कुल शामिल है। और आपको पता है कि वहाँ पर तंजीमें नौ भी की जा रही है। और पिछले दिनों जब PDM का जलसा हुआ तो शहबाज शरीफ साहब का आपने देखा कि उन्होंने कराची में जाकर मुख्तलिफ सियासतदानों और मुख्तलिफ मुकातब फ़िक्र के लोगों के साथ मुलाकातें भी की। लेकिन असल बात तो ये है कि ये जो कंटोनमेंट के इलेक्शन है, आपने एक बात सुनी होगी कि बलदियाती इलेक्शन तो होते भी हुकूमती पार्टी के हैं। और जब कि ये उस माहौल में बलदियाती इलेक्शन हुए कि जब पूरे मुल्क में तकरीबन 75% आप ख़ुद बता रहे थे कि सूबों में और हर जगह पर इनकी हुकूमत है। और जिस बुरी तरह से ये पिटे, और बिलखसूस जिसको ये वसीम प्लस बोलते थे बुज़दार साहब को, और जिस तरह से इनका पंजाब में भुरकस निकला है, फिर KPK में भी अगर देखा जाए तो बहुत दूसरा टेन्योर चल रहा है इनकी गवर्नमेंट का, सेकंड टेन्योर है। उधर भी कोई ख़ास शख्सियत नहीं ले सके, उधर से नून लीग ने भी ली और दीगर जमातों ने भी सीट्स ली हैं। फिर आप ये देखेंगे मुल्तान जैसे शहर से आज़ाद लोग जीत गए, लेकिन PTI वालों को कामयाबी ना मिल सकी। इसी तरह से रावलपिंडी के रिजल्ट देख लें, इसी तरह से वाह कैंट के और बाकी जगहों के रिजल्ट देख लें। लेकिन अली गौर साहब, तो मैं समझता हूँ कि इन तमाम बातों के बावजूद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर तो ये सामने आए हैं। इसका मतलब कि अवाम में अभी भी इतने गैर मकबूल नहीं हुए कि अवाम ने इनके मुतबादिल के तौर पर PMLN को देखना शुरू कर दिया हो? नहीं, और इससे बड़ा क्या मतलब है कि पंजाब में ये इलेक्शन हार गए, जो कि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और जहाँ पर सबसे ज़्यादा सीट्स हैं। अगर आप टोटल सीट्स गिने तो पंजाब में कितनी बनती है और बाकी सूबों में देखें कितनी बनती हैं। इसका मतलब है कि मेजॉरिटी जो आवाम है उन्होंने इनको रिजेक्ट किया है। और आपको पता है कि ये एक वो हुकूमत है जिसको एक ख़ास तबके की सपोर्ट हासिल है, जिसको एक उन मुक़्तदर हलकों की सपोर्ट हासिल है। इनमें बेशुमार तो सिलेक्टेड लोग हैं। ये जिस तरह से काफ लीग बनाई गई थी उसी तरह से आज PTI को हुकूमत दी गई है। आप इनकी काबीना देख लें, इनकी काबीना में वही परवेज़ मुशर्रफ के सारे लोग बैठे हुए हैं, या कोई पीपल्स पार्टी से गए होंगे या कोई नून लीग से। लेकिन पंजाब में तो खास कोई परफॉर्म नहीं कर पाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन सिंध में और फिर KP तो उनका अपना होम ग्राउंड है। बलूचिस्तान में भी 2 सीटें लेने में कामयाबी। तो अमीर अब्बास, ये हुकूमत क्या वाकई लोगों में गैर मकबूल हो गई है? पंजाब ने रिजेक्ट कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? अली गौर साहब, मैं आता हूँ आपकी तरफ से। अमीर अब्बास से अभी चंद रोज़ पहले की बात है, वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे थे बुज़दार साहब को कि जी आप अपने अच्छे कामों की प्रोजेक्शन नहीं करते, आपको वो करनी चाहिए, लोगों को पता ही नहीं आपने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। तो ये नतीजा तो कुछ और ही सामने आया अमीर अब्बास। काम अच्छा होगा तो प्रमोशन करेंगे ना। देखे ना, रंग वो होता है जो जब चढ़ता है तो बताता है कि वो रंग है, आपको बताना नहीं पड़ता ना। आप इस वक्त पूरे पंजाब में चले जाएं, आप पल्स रिपोर्ट लें, चलें अली गौर बलोच साहब तो फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है, सियासतदान है, मुखालिफ, इनको छोड़ दें। मेरा भी पंजाब से ताल्लुक है। आप वैसे रैंडमली चले जाएं पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, आप पूछें उस्मान बुज़दार के बारे में लोगों की परसेप्शन क्या है। सिर्फ एक इमरान खान है 22-22.5 करोड़ लोगों में कि जिनको ये राज दुलारा इतना और ये दुला इतना पसंद आया हुआ है कि जिसको पंजाब पे मुसल्लत किया हुआ है। किसी को खुद तहरीक इंसाफ के लोग कन्विंस नहीं है कि भाई किसको बिठा के लाके बिठा दिया पंजाब में। वो पंजाब जहाँ सबसे ज्यादा कंपटीशन है, जिस पंजाब के बारे में कहा जाता है कि जो पंजाब में डूबता है वो वफाक में डूबता है, जो पंजाब में तैर कर किनारे लगता है वो वफाक में तैर कर किनारे लगता है। तो अगर आप पंजाब को खो देंगे तो आप मरकज में खैबर पख्तूनख्वा की बुनियाद पर या बलूचिस्तान अवामी पार्टी की बुनियाद पर आप हुकूमत नहीं बना सकते। हुकूमत बनाने के लिए आपको बहरहाल दोबारा अगर 2023 में आपको पंजाब चाहिए। अच्छा, अब ये जो आपने कहा ना कि 2023 के इलेक्शन का क्या ये पेश ख़ैमा हो सकता है, देखिए मैं समझता हूं कि ये जो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन थे ये पब्लिक रेफरेंडम है, इसको आप आसान मत लें, ये पब्लिक रेफरेंडम है। जो कैंटोनमेंट के इलाके होते हैं वो अमूमन हमारे यहाँ रिलेटिवली पढ़े लिखे और लिटरेट सोसाइटी के इलाके होते हैं, वो रिलेटिवली वहाँ पे बेहतर तबका रहता है रिलेटिवली। अगर उस तबके के अंदर इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी, ये वो तबका था जो इमरान खान साहब को पसंद करता था, जो अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर अपर क्लास, ये वो तबके थे जो इमरान खान साहब ये जिस तबके की आप बात कर रहे हैं, कराची में अगर इस तरह के एरियाज हैं, क्लिफ्टन रिफेंस में आप देखें तो वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 4 सीटें हासिल की हैं 10 सीटों में से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ 2 ले पाई, जो कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का हल्का है, इमरान इस्माइल का हल्का है।
जी 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 10 हल्के थे वहां पे, 10 सीटें थी, 10 में से 4 सीटें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती है, 2 सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। आरिफ अलवी और इमरान इस्माइल, 2 लोगों का हल्का। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, आप सिर्फ इस कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन को ध्यान में नहीं रखें। अगर आप 2023 के बारे में बात करना चाहते हैं, आप इस साल 2021 में जो 12 जिमनी इलेक्शन हुए हैं पूरे पाकिस्तान, आप उनको भी ध्यान में रखें। उन 12 जिमनी इलेक्शंस में से 10 जिमनी इलेक्शंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी, जिसमें से एक नौशहरा का हल्का था। अच्छा, जब नौशहरा का इलेक्शन ये हारी तो उन्होंने क्या जवाब दिया लोगों के सामने कि जी वो हमारी पार्टी इंटरनल डिफरेंसेस थे। अच्छा, वहां तो आपके पार्टी इंटरनल डिफरेंसेस थे। ये जो अभी आप पेशावर में सारे पांच वार्ड में से आप एक जीते हैं, पेशावर में से 5 में से एक, क्या यहाँ पे भी आपके पार्टी, यानी जहां जहां आप हारेंगे उसका इल्जाम नजला आप दूसरों पे डाल दें, ये नहीं मानेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस के पल्ले कुछ नहीं है। लोग आप अपने यू टर्न्स लेते हैं। आपके मंशूर का बेड़ा गर्क हो गया हुआ है, जो आपने कौम से वादा किया था, कहा आपने कुछ था, कर आप कुछ रहे हैं। आप अपने उसूलों के ऊपर समझौते कर रहे हैं, ये बात आप मानने को तैयार नहीं है। आप नजला जो है वो कभी अली गौहर बलोच साहब पे गिरा दें, कभी मंदोखिल साहब पे गिरा दें, कभी कहें जी पार्टी के अंदर डिफरेंसेस है। पंजाब के अंदर जितने बाय इलेक्शन हुए उनमें से सिर्फ एक बाय इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती, ये जो अभी इन्होंने सियालकोट में जीती। सही, लेकिन अभी अब फिर और कौन सा सबूत आपको ऐसा चाहिए? बिल्कुल, अभी बिलावल भुट्टो साहब पंजाब के दौरे पर थे और एन बल्दियाती ये कंटोनमेंट इंतखाबात से एन पहले ही वो उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा किया। उसके बाद उम्मीद लग रही थी कि शायद पीपल्स पार्टी वहाँ कुछ गेन करने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन मंदोखिल साहब, बिलावल साहब का वो दौरा फिर रायगा ही गया। बल्दियाती इस कंटोनमेंट इंतखाबात में आप कहीं पंजाब में नजर नहीं आए, गो के सिंध में आपने ज़रूर कुछ गेन किया। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस इलेक्शन को आप जनरल इलेक्शन से या बल्दियाती इलेक्शन से कंपेयर नहीं कर सकते। पहले आप ज़हन में ये बात रख ले, ये जो इलेक्शन होता है ये कंटोनमेंट के एरिया में होता है, ये देहात वगैरह उस साइड पे नहीं होता है। और कंटोनमेंट के एरिया में जो लोग रहते हैं वो भी आज आपको अच्छी तरह पता है कि वो उसकी ज़्यादा झुकाव किस तरफ होते हैं और कौन लोग होता है, सरकारी मुलाजिम होता है, फोर्सेस जो लोग होता है, ये सारी चीज़ आपको जहन में रखना चाहिए। मगर उसके बावजूद पिछले इलेक्शन में बल्दिया जो कंटोनमेंट के इलेक्शन था, पीपल्स पार्टी के पास 2 नशिस्तें थी। आज पीपल्स पार्टी के पास 11 डायरेक्ट नशिस्त है, 1 हमने आज़ाद को सपोर्ट की है, 12 कराची के 6 के 6 कंटोनमेंट में हमारी अक्सरियत की। फिर जैसे अमीर अब्बास साहब ने बताया कि जहाँ सदर पाकिस्तान, जहाँ गवर्नर सिंध, जहाँ फैसल वाडा साहब, जहाँ अली जैदी साहब और कई MPA मैंने उस एरिया में रहते हैं, वहाँ पीपल्स पार्टी सबसे अक्सरियती पार्टी, यानी 4 नशिस्तें जीती, 10 में से जो बाकी पार्टी ने 2-2 जीती है। फिर उसके बाद अगर आप पेशावर कंटोनमेंट का देख लें, वहाँ 5 में से 2 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीती है। फिर अगर आप बलूचिस्तान चले जाए, वहाँ PTI से ज्यादा बाप पार्टी जो है ना वो ज्यादा हावी रही है, जो कि अभी कल ही बनी है। ठीक है, फिर आप बराबर रहे, 2-2 सीटें दोनों की बलूचिस्तान में। जी 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 2-2। अब जारी बात है, PTI एक मरकजी हुकूमत, वहाँ एक लोकल पार्टी, तो आप इसको कंपेयर कैसे करें? फिर आपने जो बिलावल साहब की बात की, बिलावल साहब अभी कल ही गए जनूबी पंजाब के दौरे में, और पिछले महीने में जब जरदारी साहब वहाँ बैठे एक हफ्ते के लिए, आपको याद होगा कि हम तो बार बार ये कहते हैं कि एक जरदारी साहब पर बारी, वो साबित यूं हो गई जहाँ मोने से लायक को इमरान खान उसका शक्ल देखना पसंद नहीं करते, उनको फांसी भी लेना पड़ा। जहाँ तहरीक इंसाफ की, यानी ये जो नजीर चौहान वालों के सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिए 2 दिन में पुलिस के जरिए, लेकिन इसका फायदा पीपल्स पार्टी को क्या हुआ? इसका फायदा तो हुकूमत को हुआ कि एक इत्तेहादी को उन्होंने वजारत देके बना लिया। हुकूमत को हुआ, पीपल्स पार्टी। अब देख रहे बलूचिस्तान, तो हमने जो बलूचिस्तान की जितनी भी है, बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला सनाउल अज़हरी, अब्दुल कादिर बलोच और कई रहनुमा पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। और इसी तरह जनूबी पंजाब के लोग, इसी तरह जो सेंट्रल पंजाब के लोग वो आ रहे हैं। आपको 4 दिन में ये रिजल्ट नहीं आएगा जो आप कह रहे हैं। बिलावल साहब ने पिछले हफ्ते दौरा किया और ये रिजल्ट क्यों लिया है? तो सबसे बुनियादी बात तो ये है कि इस कंटोनमेंट को, इलेक्शन को आप जनरल इलेक्शन या बल्दियाती इलेक्शन से कंपेयर नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ सिटी एरिया जो शहरी इलाके है, और शहरी इलाके में जो कंटोनमेंट एरिया है वहाँ का इलेक्शन है। मगर उसके बावजूद अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो पीपल्स पार्टी ने पिछले कंटोनमेंट इलेक्शन में इनके पास कराची में सिर्फ 2 नशिस्तें थी, आज हमारे पास डायरेक्ट 11 है और इनडायरेक्ट जो कितने टोटल। अब जिस तरह कंटोनमेंट के इंतखाबात हुए या कोई और आप जनरल इलेक्शन से पहले कोई ऐसे इलेक्शन अली गौहर बलोच साहब कि जिसमें इस EVM मशीन को इस्तेमाल किया जाए मॉडल के तौर पर और देखा जाए इसमें कितनी खामियां हैं, क्या इसमें खसूसियात हैं, कहीं किसी एक हल्के में इसको टेस्ट केस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है? इसके हक में हैं आप लोग?
देखें, गुजारिश ये है कि ये तो वो मशीन है जिसको दुनिया के का बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक ने रिजेक्ट कर दिया है। जर्मनी वालों ने लेजिस्लेशन कर दिया इसके खिलाफ। यूके में ये मशीन इस्तेमाल नहीं होती है। तो ये मशीन तो बिल्कुल, और जो इसके माहिरीन हैं, जो मतलब है कि जो इस चीज़ को समझते हैं, उन्होंने तो बेशुमार इसको क्रिटिसाइज़ किया है कि ये इसके ज़रिए तो बिल्कुल वोट चुराए जा सकते हैं। आप ये देखें कि आपके जो सादा लोग हैं बेचारे, जो थम तक नहीं लगा सकते, जो कि बैलेट पेपर के ऊपर यकीन करें कि जब आप स्टैंप लगाने जाते हैं, निशान सामने पड़ा होता है तो वो उसके ऊपर अंगूठा लगा कर आ जाते हैं। तो मकसद ये है कि ये सिर्फ इनको चूँकि पता है अब आवाम बिल्कुल, जो पहले इनकी थोड़ी बहुत, अगरचे उस वक्त भी इनको वोट चुरा के और हमारा मैंडेट छीन के हुकूमत बनाई इन्होंने 2018 में, लेकिन अब तो इनका बिल्कुल ही भुरकस निकल चुका है। अवाम जिस तरह से कि अभी अमीर अब्बास साहब बात कर रहे थे कि आप माइक पकड़े और जहां मर्जी चले जाएं, आप इमरान खान के हल्के में चले जाएं, आप मियां वाली में चले जाएं, आप लाहौर में चले जाएं, आप पाकिस्तान के किसी कॉर्नर में चले जाएं, इनकी कारकर्दगी पता चल जाएगा आपको। पता चले ये तो एजुकेशन और हेल्थ की बात करते थे, सही, अद्वियात के रेट किधर चले गए। एजुकेशन में तकरीबन लाखों के हिसाब से बच्चे हैं, आपको पता है, जो माँ बाप ने अपने स्कूलों से निकलवा रही हैं सिर्फ इस वजह से कि अब वो मेहनत मजदूरी में उनके हाथ बटाएं, हम अपने बच्चे को पढ़ाना गवारा नहीं करते। कितने लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए। और ये बिल्कुल जाहिर बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। वक्त जरा अली और सब कम है, बिल्कुल आखिर एक अमीर अब्बास का आखिरी 20 सेकंड में एक टेक में लेना चाहिए। अमीर अब्बास, आप समझते हैं कि इस ईवीएम को कहीं किसी एक टेस्ट केस के तौर पर, कहीं किसी एक हल्के में जहाँ कहीं ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हो या जिस तरह कंटोनमेंट इंतखाबात हुए, इसमें कहीं इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि पता चल सके कि हुकूमत कितनी इसमें सही बात कर रही है, अपोजिशन कितनी गलत बयानी कर रही है, चीज़ें खुलकर सामने आ सकें? एक बात मैं कंटोनमेंट इलेक्शन के बारे में बता दूं, आपके व्यूअर्स को इस बात का इल्म नहीं होगा, सबसे ज्यादा उम्मीदवार उतारे थे मैदान में पीटीआई ने 178। अच्छा, दूसरे नंबर पर थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसने उतारे 140 उम्मीदवार। शुक्र करे तहरीक इंसाफ के नून लीग ने 178 उम्मीदवार नहीं उतारे थे। अभी 28 उम्मीदवार कम थे और पंजाब में इनका ये असर हो गया। अगर तहरीक इंसाफ की तरह मुस्लिम लीग नून ने भी 178 उम्मीदवार मैदान में उतारे होते तो हो सकता है ये जो लीड की बात कर रहे हैं ना इनके मुजरा, वो लीड जो है ना, वो उस लीड की लीड उतर जानी थी अब तक। और पीपल्स पार्टी ने भी कोई 112 के करीब उम्मीदवार उतारे, शायद 112-15। अगर वो भी 20-25 उम्मीदवार और उतार देती तो शायद उनको टफ टाइम मिल सकता था। अच्छा। अब आप आ जाए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। देखिए, ईवीएम के ऊपर इस हुकूमत का एक मसला ये है, अरबाब की, ये अगर अच्छा काम भी करना चाहती है ना तो इसका तरीकाकार बहुत गलत होता है। जैसे ये साफियों के बारे में कानून साजी करना चाहती है, मैं जाती तौर पे इसके कि कानून साजी होनी चाहिए, लेकिन इनका तरीकाकार बहुत भोंडा है। इसी तरह जो ईवीएम के तरीकाकार हुकूमत को सही करने की जरूरत। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास, अली गौर बलोच और अब्दुल कादिर मंदुखेल साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद रमीज़ राजा ने पीसीबी के चेयरमैन की हैसियत से आज अपना चार्ज संभाल लिया। बड़ी एनर्जेटिक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें हुई और कितनी तब्दीली पाकिस्तान क्रिकेट में आ सकती है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और रमीज़ राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन बन गए हैं और आज उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बड़े बड़े ऐलानात उन्होंने मुस्तकबिल के हवाले से किए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डायरेक्शन को चेंज करने की वो बात कर रहे हैं, मुस्तकबिल में बड़े इनकलाबी इक़दाम उठाने की बात कर रहे हैं, मुस्तकबिल की बेहतरी की बात कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि वो सिर्फ चौथे क्रिकेटर हैं जो कि पीसीबी के चेयरमैन बने हैं, वरना इससे पहले हमेशा कॉर्पोरेट लेवल के लोगों को बनाया जाता था चेयरमैन, और इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट में जो बेहतरी आनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं आ सकी। उन्होंने कहा कि कप्तान को टीम के सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके पास इख्तियारात होने चाहिए, जिस तरह वर्ल्ड कप 1992 की टीम में इमरान खान के पास इख्तियारात हुआ करते थे और उस वक्त सिलेक्शन कमेटी कोई इतनी फाल नहीं होती थी, बल्कि टीम पर हमेशा कप्तान के एतमाद पर ही चला करती थी। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत सारे गोल्स वो लेकर आए हैं, कुछ शॉर्ट टर्म गोल हैं, कुछ लॉन्ग टर्म गोल हैं, लेकिन इस बात की गारंटी है कि मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए वो काम करेंगे। रिजल्ट्स उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन हम कोशिश ज़रूर करेंगे। क्या कहा उन्होंने अपने गोल से मुतालिक, ज़रा ये सुनिए। एक आसान पोजीशन जो कि कमेंट्री बॉक्स की पोजीशन है, उसको छोड़ के यहाँ पे आना अपने आप को चैलेंज करने वाली बात है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आगे चल के चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, अच्छी होंगी, मुख्तलिफ होंगी, क्योंकि क्रिकेट मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। समझता हूँ मैं कि क्रिकेट का जो कॉम्पस है, डायरेक्शन है, GPS आप कह ले, इसको रीसेट होने की ज़रूरत है। और कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स हैं।
तो पाकिस्तान की मौजूदा टीम से मुताल्लिक अक्सर ये शिकायत रहती है लोगों की कि इस टीम में मैच विनर्स नहीं हैं। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में मैच विनर्स ख़त्म हो गए, जिस तरह 90s में और अर्ली 2000s में होते थे। शाहिद आफरीदी, शोएब अख्तर के बाद पाकिस्तान ने कोई मैच विनर प्रोड्यूस नहीं किया। तो रमीज़ राजा ने आज कहा कि पाकिस्तान के पास 4 से 5 मैच विनर्स मौजूद हैं। ज़रा सुन लें। फिर सलमान भट्ट साहब टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। रमीज़ साहब ने इस बारे में क्या कहा, ज़रा ये सुनने में। मैं भी ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान टीम जो है ये जो सेमी डरी रहती है कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है, इससे बाहर निकल आए। हमारी जो क्रिकेट है उसमें लाइफ, उसमें ग्रेट परफॉर्मेंसेस ऑन द डे, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स अभी भी हैं। बाकी टीम्स में 2-3 है, पाकिस्तान के पास कम से कम 4 या 5 मैच विनर्स हैं। तो सलमान भट्ट साहब साबिक टेस्ट कप्तान हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान भट्ट साहब, ये बड़ा एग्रेशन हमें नज़र आया रमीज़ राजा की गुफ्तगू में आज, बड़ा पैशन था, एनर्जी भी बहुत ज़्यादा थी। ये चूंकि उनका बहुत एक्सपीरियंस है कमेंट्री करते हुए, जो कुछ उन्होंने कहा आपको लग रहा है इन फ्यूचर वो में इम्प्लीमेंट होता भी नज़र आएगा? जिस तरह उन्होंने बात की कि 4 से 5 मैच विनर्स इस टीम में मौजूद हैं, एग्री करेंगे आप? जी देखिए, अगर हम इंडिविजुअल्स पे जाएं तो बाबर है, रिजवान है, शाहीन है और हसन अली है। तो एटलीस्ट 4 लोग तो स्ट्रेट अवे आपके पास ऐसे हैं जो कैपेबल मैच विनर्स हैं और उन्होंने पाकिस्तान को मैचेस जितवाए भी हैं। बाकी भी लड़के कुछ है टैलेंटेड, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा, उनका टैलेंट ट्रांसलेट नहीं हो रहा परफॉर्मेंस में। और इसी चीज को और इससे रिलेटेड जो आपकी क्रिकेट का स्ट्रक्चर है नीचे से ऊपर तक, उसमें कुछ काम की जरूरत है। ये उन्होंने बिल्कुल ठीक फरमाया। और देखिए, बातें सारी बड़ी अच्छी हैं, तारीफ के काबिल है। आज पहली स्पीच थी और पहला स्टेप एक जो एक्शन किया है कि डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की सैलरीज को इंक्रीज किया, वो बड़ा रिक्वायर्ड स्टेप था। वो बड़ा एक उससे बड़ा बूस्ट मिलेगा उन सब प्लेयर्स को। और आई थिंक कि जो बातें हैं वो बड़ी लाइकेबल हैं। प्रैक्टिकलिटी में जाएंगी या नहीं ये वक्त बताएगा, फिर आप भी उस पर बात करेंगे, मजीद हम भी करेंगे, लेकिन आज तो पहला दिन सही। लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा कि कप्तान को बड़ा पावरफुल होना चाहिए, अब उनके चार्ज अभी उन्होंने संभाला नहीं था, ऐसी बातें होने लगी थी कि बाबर आजम को टेस्ट की कप्तानी से हटाया जा रहा है। जो T20 के लिए टीम सेलेक्ट की गई है उसमें 4 से 5 नामों पर बाबर आजम को एतराज़ है। तो अभी तो उनके आने से पहले ही कप्तान को कमज़ोर ऐसा लग रहा था किया जा रहा है, और वो बातें कर रहे हैं कि मैं कप्तान को पावरफुल करूंगा आके। तो ये कॉल ऑफ फेल का तजाद नहीं आपको नजर आ रहा? देखिए, कप्तान की पावर और फैन बेस टीम की जीत से मुंसलिक है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे नहीं है। आप जीतना शुरू करेंगे, आपकी बात में वजन आ जाएगा। आप नहीं जीतेंगे, आप दूसरों को मौका देंगे कि वो आपको बात करें और अपना डिसीजन बनवाएं। तो जैसे पाकिस्तान टीम अच्छा खेलेगी, सीरीज जीतेगी, आप उसमें देखेंगे कि उनकी बात में वेटेज बढ़ रहा है। और अगर आप सीरीज नहीं जीतेंगे, मैचेस हारते रहेंगे, तो आपकी बात पे कोई भी ध्यान नहीं देगा ज्यादा। ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है क्रिकेट का, और कैप्टन को पावरफुल होना चाहिए, लेकिन परफॉर्मेंस फर्स्ट एंड द रेस्ट विल फॉलो। लेकिन समझ, जिस तरह T20 की टीम सेलेक्ट की गई है, जाहिर है कि रमीज साहब का नाम उस पर वक्त तक अनाउंस हो चुका था, और बहुत सारे एग्रेसर्स इसमें शामिल कर दिए गए जिनको हार्ड हिटर्स हम कहते हैं। डोमेस्टिक के तक तो ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल में भी उनकी परफॉर्मेंसेस सामने आना बाकी हैं। एक्सपीरियंस को बिल्कुल साइड कर दिया। शोएब मलिक हमें नज़र नहीं आ रहे, वाब रियाज नज़र नहीं आ रहे, मोहम्मद आमिर नहीं है, शर्जील खान, फ़खर जमान। तो ये टीम इतनी कैपेबल आपको लग रही है, परफॉर्म कर पाएगी? जो सिलेक्शन पर इस वक्त सवाल पूरी कौम ही उठा रही है, ट्विटर पर, आप दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख लें, वो सवाल तो अपनी जगह वैलिड है ना? बिल्कुल है। ये तो हमने भी बात की है कि इसमें एक्सपीरियंस ऐड हो सकता था वहाब की सूरत में, शोएब मलिक की सूरत में। दोनों लेफ्ट हैंडेड जो हमारे ओपनर्स हैं, अगर वो ओपन करते, बाबर रिजवान 1 डाउन 2 डाउन खेलते, हफीज और मलिक 5-6 पे खेलते, तो फार मोर एक्सपीरियंस ऐड होती और आप अपनी फुल स्ट्रेंथ पे खेलते। लेकिन अभी क्योंकि डायरेक्शन और माइंडसेट जो है वो बिग हिटर्स की तरफ है, तो अगर हम उस हवाले से देखें तो 4 लड़कों के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो कुछ करें और अपना नाम बना लें। इतनी वाइड ओपन अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलती, स्पेशली ऐसे लड़कों को जो 1 साल से खेल रहे हो लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ना हो। बहरहाल अभी उन्हें मौका मिल गया, लेकिन मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि इसमें एक्सपीरियंस हो सकता था टीम के अंदर। और समझ, इस वक्त फॉरेन कोचेस को फिर लेकर आना, 2 साल से मिसबाह उल हक और वकार यूनुस थे साथ, अब्दुल रज़ाक और सकलैन मुश्ताक को अभी लगाया गया था। वर्नन फिलेंडर, मैथ्यू हेडन, क्या बेहतर ऑप्शन हैं आपकी नज़र में पाकिस्तानी कोचेस से? अब्दुल रज़ाक से बेहतर ऑलराउंडर पिछले 20 साल में कहाँ दुनिया को मिला है? जी बिल्कुल, आपने ठीक बात की है, लेकिन वो इंटरनेशनल था, वो पहले से ना रज़ाक की सीरीज में आ चुकी है। सर हेड कोच हैं सकलैन भाई और रज़ाक भाई जो सिलेक्टर भी हैं, और सेंट्रल पंजाब और KPK के कोच थे जो सारी इवेंट की थी।
तो राइटली सो उनको ये टारगेट मिला, हालांकि वो कोच तो अभी सेंट्रल पंजाब से है। लेकिन ये जो इंटरिम सेटअप है, ये जो माइंडसेट है रमीज भाई का, अग्रेसिव क्रिकेट, और उसमें अगर आप मैथ्यू हेडन को देखें तो वो 3 टाइम वर्ल्ड कप विनर हैं, वो तीनों फॉर्मेट में बड़ा डोमिनेटिंग कैरेक्टर थे, तो वो उनके माइंडसेट से रिलेट करती हैं दोनों ऑप्शंस। और ये सिर्फ वर्ल्ड कप तक है। उन्होंने कहा है कि हम इन द मीन टाइम डिसाइड करेंगे कि हमारा हेड कोच और सेटअप सारा क्या होगा। तो ये सारा कुछ इंटरिम है। लेकिन सर इशारे ऐसे मिल रहे हैं कि ज़ाहिर है मैथ्यू हेडन को इतने शॉर्ट टर्म के लिए तो आप नहीं ला सकते, उसमें आपकी आगे की स्ट्रेटेजी प्लानिंग ज़रूर शामिल होगी। फिर इतने सारे एग्रेसर जो आपने टीम में शामिल कर दिए, तो सिर्फ T20 पर आप फोकस कर रहे हैं, फिर आपको वनडे और टेस्ट क्रिकेट भी खेलनी है, उसमें भी वही एग्रेसिव माइंडसेट की ज़रूरत होगी। नहीं, देखिए टेस्ट और वनडे के लिए तो आपके बेसिक पे बहुत काम होने वाला है। आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट, आपकी स्कूल, आपकी ग्रास रूट्स, आपकी यूनिवर्सिटी क्रिकेट जो कि पहले सारी 3 दिन की होती थी, वो T20s में चली गई हुई है और आपने उसको वापस लाना है। अगर आप इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका के मुकाबले और न्यूजीलैंड से मुकाबला करना चाहते हैं तो आपको एज ग्रुप में 19 साल से पहले की एज ग्रुप में मल्टी डे क्रिकेट लानी होगी। वो काम T20 से नहीं चलेगा। लेकिन ये उन्होंने खुद कहा है कि इंटरिम सेटअप है, टिल द वर्ल्ड कप है, तो जब तक इस पर कोई फर्दर बात या डिटेल सामने नहीं आती तो क्या कमेंट कर सकते हैं। लेकिन आई बिलीव कि डेफिनेटली आपको बड़े फॉर्मेट्स को ज्यादा गौर से देखना है, वो ठीक होंगे। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक टेस्ट कप्तान सलमान बट हमारे साथ मौजूद। कह रहे थे कि ज़्यादा आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी ज़बरदस्त हुई है, लेकिन अब इस पर किस हद तक अमल दरामद होता है ये आने वाले दिनों में ही पता चल सकेगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।